कोर्ट प्रैक्टिस ऑडियो न्यूज में आपका स्वागत है। आज तारीख है 19 अक्टूबर 2025। नमस्कार। पिछले 2 दिनों में मतलब 17 और 18 अक्टूबर को देश भर की अदालतों से कई अहम खबरें आई हैं। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट्स, काफी कुछ हुआ है। जी हाँ। आज हम इन्हीं कानूनी खबरों की तह तक जाएंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि इनका मतलब क्या है और हमारे लिए ये क्यों जरूरी है। बिल्कुल। पिछले 48 घंटे देखे जाएं तो कानूनी दुनिया में काफी हलचल रही। कई मामले हैं जो न सिर्फ कानूनी सिद्धांतों पर रोशनी डालते हैं बल्कि हमारे समाज और तकनीक से जुड़े नए सवाल भी खड़े करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले शायद हमें उस ट्रेंड की बात करनी चाहिए जो चिंता बढ़ा रहा है, डिजिटल अरेस्ट स्कैम। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर खुद ही संज्ञान लिया है। ये तो काफी गंभीर बात है। हाँ, स्वतः संज्ञान लेना मतलब कोर्ट का बिना किसी याचिका के खुद ही मामले को उठाना, ये अपने आप में दिखाता है कि सुप्रीम कोर्ट इसे कितना गंभीर मान रहा है। और ये है भी गंभीर। कैसे काम करता है ये स्कैम? इसमें देखिए, फ्रॉड करने वाले लोग क्या कर रहे हैं कि खुद को पुलिस या ईडी मतलब प्रवर्तन निदेशालय या कभी कभी कोर्ट का ही अधिकारी बता देते हैं। फिर वो नकली सरकारी या अदालती आदेश दिखाते हैं। नकली आदेश? जी बिल्कुल नकली। और लोगों को डराते हैं कि आपको डिजिटली अरेस्ट कर लिया गया है, आपकी संपत्ति जब्त कर ली जाएगी, और फिर उनसे पैसे ऐंठते हैं। और निशाना बना रहे हैं वरिष्ठ नागरिकों को। हरियाणा में एक दंपत्ति से 1.5 करोड़ रुपए ठग लिए। हाँ, ये खास तौर पर चिंता की बात है कि बुजुर्गों को निशाना बनाया जा रहा है। और नकली सुप्रीम कोर्ट और ईडी के आदेशों का इस्तेमाल करना, ये तो सीधे सीधे पूरी न्याय व्यवस्था की विश्वसनीयता पर ही हमला है। सही कहा। जैसा कि एक दूसरे मामले में जस्टिस अमित बोरकर ने भी कहा था, न्यायिक आदेशों की जालसाजी कोई छोटा मोटा अपराध नहीं है, ये सीधे जुडिशियल सिस्टम के अधिकार पर हमला है। और यूपीआई ने भले ही कैश कम किया हो, पर भ्रष्टाचार खत्म नहीं हुआ, बस तरीके बदल गए हैं, डिजिटल हो गए हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने अब केंद्र और राज्यों से कहा है कि मिलकर कार्रवाई करें। जी, एक समन्वित कार्रवाई की मांग की है, जो बहुत जरूरी कदम है। तकनीक से जुड़ा एक और मामला आया है दिल्ली हाई कोर्ट से। गायक कुमार सानू के व्यक्तित्व अधिकारों का एआई और डीप फेक के इस दौर में ये बहुत रेलेवेंट लगता है। हाँ, ये पर्सनालिटी राइट्स या कहें व्यक्तित्व अधिकार, ये आजकल बहुत महत्वपूर्ण हो गया है। मतलब ये कि किसी व्यक्ति की पहचान, जैसे उसका नाम, आवाज, चेहरा, दस्तखत, इनका बिना इजाजत के कोई व्यावसायिक इस्तेमाल नहीं कर सकता। और कुमार सानू के केस में उनकी आवाज का गलत इस्तेमाल हो रहा था एआई से। जी, उनकी आवाज को क्लोन करके एआई वॉइस क्लोनिंग और डीप फेक गानों में इस्तेमाल किया जा रहा था। तो कोर्ट ने गूगल को ऐसी सामग्री हटाने का निर्देश दिया है। कुछ समय पहले अक्षय कुमार के डीप फेक वीडियो हटाने का भी आदेश आया था। तो क्या कानून अब एआई के इस दुरुपयोग से लड़ने को तैयार हो रहा है? कह सकते हैं कि अदालतें जो मौजूदा कानून हैं, जैसे पर्सनालिटी राइट्स या इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी वाले, उन्हीं का इस्तेमाल कर रही हैं इन नई चुनौतियों से निपटने के लिए। ये फैसले एक तरह से लाइन खींच रहे हैं कि एआई का इस्तेमाल कहां तक ठीक है, खासकर जब किसी की पहचान या इज्जत दांव पर हो। अच्छा। इसी तरह दिल्ली हाई कोर्ट ने विप्रो को एक जाना माना ट्रेडमार्क माना है। ये भी बौद्धिक संपदा अधिकारों की सुरक्षा की बात है। पर हाँ, ये लड़ाई लंबी है क्योंकि तकनीक तो बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है। बिल्कुल। चलिए अब कुछ ऐसे मामलों पर आते हैं जो सीधे मौलिक अधिकारों और सामाजिक मुद्दों से जुड़े हैं। सुप्रीम कोर्ट ने ट्रांसजेंडर अधिकारों पर कुछ अहम फैसले दिए हैं। हाँ, 2 बहुत महत्वपूर्ण फैसले हैं। एक तो वो मामला जिसमें एक ट्रांसजेंडर शिक्षिका जेन कौशिक, जिन्हें उनकी लिंग पहचान की वजह से नौकरी से निकाल दिया गया था। हाँ, मैंने पढ़ा था। उन्हें कोर्ट ने मुआवजा देने का आदेश दिया है और साथ ही इस मुद्दे पर एक पॉलिसी बनाने के लिए पैनल भी बनाया है। और दूसरा फैसला ये है कि कोर्ट ने साफ कर दिया कि अगर कोई ट्रांसजेंडर व्यक्ति सेक्स रीअसाइनमेंट सर्जरी यानी एसआरएस करवाना चाहता है तो उसे अपने एम्प्लॉयर से परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर उनका काम ही खास तौर पर उनकी लिंग पहचान से जुड़ा हो तो बात अलग है। ये तो संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 21 मतलब समानता, गैर भेदभाव और जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार, इनको मजबूती देने वाले फैसले लगते हैं। निश्चित रूप से स्व पहचाने गए लिंग को मान्यता देना बहुत बड़ा कदम है। बिल्कुल। ये फैसले न सिर्फ ट्रांसजेंडर समुदाय को संवैधानिक सुरक्षा देते हैं बल्कि समाज को, एम्प्लॉयर्स को भी एक साफ संदेश देते हैं कि लिंग पहचान के आधार पर भेदभाव नहीं चलेगा। ये पर्सनल ऑटोनॉमी और डिग्निटी को स्थापित करते हैं। व्यक्तिगत स्वतंत्रता की बात हो रही है तो इलाहाबाद हाई कोर्ट का वो मामला भी अहम है जहां एक अंतर धार्मिक जोड़े को पुलिस हिरासत से छुड़ाया गया। कोर्ट ने कहा कि सामाजिक दबाव में हिरासत रखना गैर कानूनी है। हाँ, और कोर्ट ने पुलिस को फटकार भी लगाई। और चिंता की बात यह है कि इसी तरह का एक और मामला सामने आया जिसमें सुनवाई के बाद एक और इंटरफेथ कपल लापता हो गया।
कोर्ट को शनिवार को स्पेशल सुनवाई करनी पड़ी। ओह, ये तो बहुत गड़बड़ है। ये मामले दिखाते हैं कि कैसे व्यक्तिगत आजादी, खासकर अपनी पसंद से शादी करने या साथ रहने का अधिकार, अक्सर सामाजिक दबाव और कभी-कभी तो सरकारी मशीनरी के पूर्वाग्रहों का भी शिकार हो जाता है। अदालतें यहाँ पर लोगों के संवैधानिक अधिकारों के गार्जियन की तरह खड़ी दिखती हैं। अधिकारों की बात चल रही है तो बॉम्बे हाईकोर्ट ने फिर कहा है कि विदेश यात्रा का अधिकार अनुच्छेद 21 का हिस्सा है। ये बार बार क्यों कहना पड़ता है? ये दोहराना इसलिए जरूरी हो जाता है क्योंकि कई बार, जैसे किसी जांच के दौरान या अन्य वजहों से, लोगों की विदेश यात्रा पर रोक लगाने की कोशिश होती है। तो कोर्ट का ये बार बार स्पष्ट करना कि ये एक फंडामेंटल राइट है, ये पक्का करता है कि इस पर मनमाने ढंग से रोक ना लगे। ये व्यक्ति की स्वतंत्रता का दायरा बनाए रखता है। और मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की वो टिप्पणी भी काफी चर्चा में है कि पति को अपनी पत्नी के सशक्तिकरण के लिए उसकी पढ़ाई का खर्च उठाना चाहिए। ये सिर्फ पैसे की बात है या कुछ और? नहीं, ये सिर्फ पैसे की बात से आगे है। ये पति की जिम्मेदारी को पत्नी की एम्पावरमेंट, उसकी आत्मनिर्भरता से जोड़ रहा है। ये सोच इस बात को बल देती है कि शादी में अपने साथी की तरक्की में सहयोग करना भी एक अहम जिम्मेदारी है। ये महिलाओं की शिक्षा और बराबरी के अधिकार को एक तरह से व्यवहारिक रूप देता है। सही है। अच्छा, अब कुछ ऐसे मामलों पर आते हैं जो हमारी न्याय व्यवस्था की फंक्शनिंग पर सवाल उठाते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर गहरी निराशा जताई है कि देश भर में करीब 8.8 लाख निष्पादन याचिकाएं यानी एग्जीक्यूशन पिटिशंस पेंडिंग है। ये एग्जीक्यूशन पिटिशंस क्या होती हैं? एग्जीक्यूशन पिटिशन वो होती है जो कोर्ट का फैसला आने के बाद फाइल की जाती है। अच्छा, फैसला आने के बाद? जी, ताकि उस फैसले को लागू करवाया जा सके। मान लीजिए कोर्ट ने किसी को कहा कि आपको फलां व्यक्ति को मुआवजा देना है। अब अगर वो व्यक्ति पैसे नहीं दे रहा तो जिसके हक में फैसला आया है उसे फैसले को लागू करवाने के लिए एग्जीक्यूशन पिटिशन डालनी पड़ेगी। ओह, तो मतलब 8,80,000 मामलों में लोग केस जीत तो गए पर उन्हें असल में वो चीज मिली ही नहीं जिसके लिए वो लड़े थे, क्योंकि फैसला लागू ही नहीं हुआ। ये तो बहुत ही खराब स्थिति है। बिल्कुल, ये वही बात है, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। पर इसका एक और पहलू है, जस्टिस नॉट एग्जीक्यूटेड इज ऑल्सो जस्टिस डिनाइड। मतलब लागू ना हुआ न्याय भी तो अन्याय ही है। ये पूरी न्याय प्रक्रिया के मकसद पर ही सवाल उठा देता है। हाँ। और ये दिखाता है कि सिस्टम में कितनी दिक्कतें हैं। सुप्रीम कोर्ट का हाई कोर्ट्स को कहना कि इनको जल्दी निपटाओ, ये जरूरी तो है, पर ये एक बहुत बड़ी प्रणालीगत समस्या है। प्रणालीगत समस्या का एक और बहुत दुखद उदाहरण उत्तर प्रदेश से आया। संजय कुमार, एक 60 साल के व्यक्ति, 11 साल तक गलत इल्जाम में जेल में रहे और अब रिहा हुए हैं। हाँ, ये मामला को सच में झकझोर देने वाला है। उन पर हत्या का झूठा आरोप था और गरीबी के कारण वो वकील नहीं कर पाए। 11 साल बिना वकील के? जी, ये दिखाता है कि न्याय तक पहुंच, खासकर गरीबों के लिए, कितनी मुश्किल हो सकती है। देखिए, मुफ्त कानूनी सहायता की व्यवस्था है, पर उसके बावजूद अगर कोई बेगुनाह 11 साल जेल में रहता है क्योंकि वो वकील नहीं कर पाया, तो ये पूरी व्यवस्था पर एक बहुत बड़ा सवाल है। सही बात है। ये गलत कारावास का जो मानवीय असर होता है वो कितना विनाशकारी है, ये भी सामने आता है और ये बताता है कि सिस्टम में सुधार की कितनी ज्यादा जरूरत है। न्याय प्रक्रिया में भाषा की सटीकता का भी सवाल उठा। सुप्रीम कोर्ट ने एक लोअर कोर्ट के फैसले के खराब अंग्रेजी अनुवाद पर नाराजगी जताई और कहा कि हर शब्द मायने रखता है। ये बहुत अहम है। लीगल डॉक्यूमेंट्स में, खासकर जब मामला अपील में जाता है, तो शब्दों का बिल्कुल सटीक होना जरूरी है। जरा सा मतलब बदलने से पूरा केस बदल सकता है। खराब ट्रांसलेशन न्याय को सीधे प्रभावित कर सकता है। ये लीगल ट्रांसलेशन की क्वालिटी पर ध्यान देने की जरूरत बताता है। न्याय व्यवस्था से ही जुड़ा एक और परेशान करने वाला मामला, अटॉर्नी जनरल ने उस 71 साल के वकील राकेश किशोर के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई की सहमति दे दी है, जिसने सीजेआई पर जूता फेंका था। हाँ, और ऐसी एक घटना गुजरात में भी हुई जहां एक जुडिशियल ऑफिसर पर जूता फेंका गया। ये हो क्या रहा है? देखिए, ये घटनाएं बहुत ही निंदनीय हैं। कोर्ट की अवमानना का कानून इसीलिए है ताकि न्यायिक प्रक्रिया की गरिमा और जजों का सम्मान बना रहे। ऐसी हरकतें न सिर्फ कानून तोड़ती हैं, बल्कि ये न्यायपालिका जैसी संस्था के प्रति शायद बढ़ते असंतोष या हताशा का भी एक खतरनाक संकेत हो सकती हैं। अटॉर्नी जनरल की सहमति एक प्रोसीजरल स्टेप है अवमानना की कार्रवाई शुरू करने के लिए। इसी तरह एक वकील ने बॉम्बे हाईकोर्ट के जस्टिस श्याम सुमन पर दुर्व्यवहार का आरोप लगाया है और सीजेआई और बॉम्बे हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस को चिट्ठी लिखी है। जी, ये घटना न्यायिक आचरण, मतलब जजों के बर्ताव
और उनकी जवाबदेही के मुद्दे को सामने लाती है। वकील का सीजेआई और चीफ जस्टिस को लिखना ये एक स्थापित प्रक्रिया है जिसके तहत जजों के खिलाफ शिकायतों को देखा जाता है। ये वकील और जज के बीच के रिश्ते और कोर्टरूम के माहौल पर भी सवाल उठाता है। अब देखना होगा कि इस शिकायत पर आगे क्या कार्रवाई होती है। चलिए अब कुछ हाई प्रोफाइल मामलों और जांचों की बात करते हैं। भगोड़े हीरा कारोबारी मेहुल चोकसी के भारत प्रत्यर्पण को बेल्जियम की अदालत ने मंजूरी दे दी है। हाँ, ये पीएनबी घोटाले से जुड़े मामले में भारत के लिए एक बड़ी डेवलपमेंट है। मेहुल चोकसी अप्रैल 2025 में बेल्जियम के एंटवर्प में गिरफ्तार हुआ था और उसकी जमानत याचिकाएं भी खारिज हो गई थी क्योंकि कोर्ट को लगा कि वो भाग सकता है। तो अब वो भारत लाया जाएगा। ये फैसला प्रत्यर्पण की दिशा में एक अहम कदम है। ये दिखाता है कि कैसे अंतर्राष्ट्रीय संधियां और देशों के बीच कानूनी सहयोग काम करता है। हालांकि प्रत्यर्पण की प्रक्रिया अक्सर लंबी और जटिल होती है, तो देखना होगा कि ये कब तक पूरा होता है। एक और जांच जिस पर सवाल उठ रहे हैं वो है एयर इंडिया विमान दुर्घटना की। मारे गए पायलट कैप्टन सुमित सभरवाल के पिता ने मौजूदा जांच रिपोर्ट को त्रुटिपूर्ण कहा है और सुप्रीम कोर्ट से जुडिशियल जांच की मांग की है। जी, विमान हादसों की जांच तकनीकी तौर पर बहुत जटिल होती है। इसके लिए AAIB यानी एयर एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो जैसी खास संस्थाएं हैं। न्यायिक जांच की मांग आमतौर पर तब उठती है जब पीड़ित पक्ष को लगता है कि मौजूदा जांच निष्पक्ष नहीं है या उसमें कुछ कमी रह गई है। तो अब सुप्रीम कोर्ट तय करेगा। हाँ, सुप्रीम कोर्ट अब देखेगा कि क्या इस मामले में अलग से एक रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज की अध्यक्षता में न्यायिक जांच की जरूरत है या नहीं। ये जांच प्रक्रियाओं की विश्वसनीयता का सवाल है। एक और मामला जहां सबूतों पर सवाल उठे वो SHUST यूनिवर्सिटी वाला था। सुप्रीम कोर्ट ने वाइस चांसलर और बाकी अधिकारियों के खिलाफ जबरदस्त धर्मांतरण का मामला रद्द कर दिया। क्यों? कोर्ट ने पाया कि जो गवाहों के बयान थे वो साइक्लोस्टाइल थे, मतलब लगभग एक जैसे कॉपी पेस्ट किए में लग रहे थे। अच्छा। उनमें सिर्फ ये लिखा था कि लोग धार्मिक सभाओं में शामिल हुए या दान दिया, पर ऐसा कुछ ठोस सबूत नहीं था जिससे उत्तर प्रदेश के एंटी कन्वर्जन लॉ के तहत कोई गैरकानूनी या जबरन धर्मांतरण साबित हो। कोर्ट ने कहा कि सिर्फ धार्मिक गतिविधियों में हिस्सा लेना गैरकानूनी धर्मांतरण नहीं माना जा सकता। तो ये फैसला सबूतों के स्टैंडर्ड पर जोर देता है, खासकर ऐसे सेंसिटिव मामलों में। बिल्कुल, ये दिखाता है कि गंभीर आरोपों में, खासकर धर्मांतरण जैसे कानूनों में, प्रोसिक्यूशन को ठोस और भरोसेमंद सबूत लाने होंगे। सिर्फ शक या एक जैसे रटे रटाए बयानों से काम नहीं चलेगा। ये कानून की सही व्याख्या और उसके गलत इस्तेमाल से बचने की जरूरत को भी दिखाता है। अब अंत में कुछ और कानूनों के प्रैक्टिकल एप्लीकेशन पर नजर डालते हैं। PMLA यानी मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम कानून पर दिल्ली हाई कोर्ट का एक अहम फैसला आया। हाँ, कोर्ट ने ये माना है कि कोयला ब्लॉक का जो आवंटन पत्र होता है वो भी PMLA के तहत संपत्ति है और उसे कुर्क किया जा सकता है, मतलब अटैच किया जा सकता है। और मनी लॉन्ड्रिंग से निपटने का एक सख्त कानून है। अब संपत्ति की इस परिभाषा को इतना व्यापक मानने से ईडी को ऐसे मामलों में कार्रवाई करने, खासकर अपराध से कमाई गई संपत्ति को कुर्क करने का अधिकार और मजबूत होगा। POCO एक्ट से जुड़े दो अलग अलग अदालती फैसले भी सामने आए। एक तरफ उत्तराखंड हाईकोर्ट ने एक व्यक्ति को रिहा किया जिसे ससुर ने फंसाया था, पत्नी ने विरोध किया। दूसरी तरफ बॉम्बे हाईकोर्ट ने एक मामले में 2 युवाओं के बीच प्रेम का हवाला देकर जमानत दे दी। ये क्या दिखाता है? POCO एक्ट बच्चों को यौन अपराधों से बचाने के लिए बहुत जरूरी और सख्त कानून है, लेकिन ये मामले दिखाते हैं कि इसे लागू करना कितना जटिल हो सकता है। अदालतों को एक तरफ बच्चों की सुरक्षा देखनी है, दूसरी तरफ सहमति की उम्र जो POCO में 18 साल है, रिश्तों की असलियत खासकर टीनेजर्स के बीच सहमति वाले संबंध और कानून के संभावित गलत इस्तेमाल जैसे झूठे आरोप, इन सब के बीच एक संतुलन बनाना पड़ता है। आए मुश्किल तो है। एवाबाल हाईकोर्ट का वो फैसला भी जिसमें एक नाबालिग मां को शेल्टर होम भेजा गया, वो भी इसी जटिलता का एक पहलू है, जहां बच्चे की सुरक्षा का उद्देश्य मां की व्यक्तिगत स्वतंत्रता से टकराता दिखता है। और दिल्ली हाईकोर्ट का वो फैसला भी अहम है कि आर्थिक रूप से स्वतंत्र जीवन साथी को गुजारा भत्ता यानी एलिमोनी नहीं मिल सकती। जी, ये फैसला एलिमनी के मूल सिद्धांत को साफ करता है। कानून का मकसद ये है कि अलग होने के बाद जो पार्टनर आर्थिक रूप से कमजोर है उसे सहारा मिले। ये किसी ऐसे व्यक्ति के लिए कमाई का जरिया नहीं बनना चाहिए जो खुद सक्षम है। जैसे जैसे महिलाएं आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर हो रही हैं, अदालतें एलिमनी के दावों को देखते समय उनकी अपनी कमाई और संपत्ति पर भी ध्यान दे रही हैं। और आखिर में दिवाली पर पटाखों को लेकर सुप्रीम कोर्ट के नियम। हाँ, दिल्ली NCR के लिए नियम आए हैं। सिर्फ ग्रीन पटाखों की इजाजत है, वो भी सीमित समय के लिए, सुबह 6 से 7 बजे और रात 8 से 10 बजे तक।
और वो भी तय जगहों पर ही। ये पर्यावरण और स्वास्थ्य की चिंताओं को लेकर अदालतों का जो लगातार दखल रहा है, उसी का एक और उदाहरण है। अक्सर त्योहारों की परंपराओं और प्रदूषण नियंत्रण के बीच संतुलन बनाने की कोशिश दिखती है। तो ये थी पिछले 2 दिनों के कुछ मुख्य कानूनी सुर्खियां और उनका विश्लेषण। हमने देखा कि कैसे अदालतें नई तकनीकी चुनौतियों से निपट रही हैं, मौलिक अधिकारों की रक्षा कर रही हैं और साथ ही न्याय व्यवस्था के अपनी जो कमियां हैं उनसे भी जूझ रही हैं। इन सब बातों से क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं हम? देखिए, आज की बातचीत से कुछ बातें तो साफ हैं। पहली कि कानून और न्याय व्यवस्था को लगातार बदलना पड़ रहा है, समाज और तकनीक के साथ चलना पड़ रहा है, चाहे वो AI हो, डिजिटल फ्रॉड हो या फिर इंटरफेथ मैरिज जैसे सामाजिक मुद्दे हों। दूसरी बात, मौलिक अधिकारों की रक्षा, खासकर व्यक्तिगत स्वतंत्रता, समानता और गरिमा, ये अदालतों के लिए एक लगातार चलने वाली चुनौती है। इसमें उन्हें अक्सर सामाजिक दबावों के खिलाफ भी खड़ा होना पड़ता है। सही है। और तीसरी और शायद सबसे जरूरी बात कि न्याय सिर्फ मिलना ही काफी नहीं है, उसका समय पर और असरदार तरीके से लागू होना भी उतना ही जरूरी है। जैसा कि हमने एग्जीक्यूशन पिटिशंस के बैकलॉग और गलत कारावास के मामले में देखा, सिस्टम में सुधार की जरूरत तो साफ दिखती है। बिल्कुल। तो सोचने वाली बात ये रह जाती है कि जब न्याय पाने का रास्ता इतना मुश्किल और लंबा हो सकता है और नई चुनौतियां भी लगातार आ रही हैं, तो एक आम नागरिक के लिए कानून के राज पर भरोसा बनाए रखना कितना बड़ा चैलेंज बन जाता है। ये एक बहुत बड़ा सवाल है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए। इस गहरी और महत्वपूर्ण चर्चा के लिए धन्यवाद। ये था कोर्ट प्रैक्टिस ऑडियो न्यूज। धन्यवाद।